हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 13वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 12 भाग नहीं देखे, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषभ उससे अलग हुआ, पर उसने मानवी को अभी भी अपनी बाहों के घेरे में लिया हुआ था। उसने मानवी को देखा, जिसका चेहरा गुस्से और शर्म की वजह से लाल था। साथ ही उसके होठों पर का रंग लाल हो गया था और हल्की स्वेलिंग आ गई थी और वो गुस्से में ऋषभ को घूर रही थी। तो ऋषभ भी उसे घूरते हुए बोला, अब जाकर दिखाओ किसी और के करीब, मैं भी तो देखूं कैसे तुम मेरे खिलाफ जाकर किसी और के करीब जाती हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, पहले वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा और दूसरा तुम्हें भी इस तरह की सजा मिलेगी, बल्कि इससे भी ज्यादा कहो तो डेमो दिखाऊं। तो मानवी भी गुस्से में बोली, आप ना बहुत बेहुदा इंसान है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह किस करने की। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने उस पर पकड़ कर ली और गुस्से में बोला, मैं कैसा इंसान हूँ कैसा नहीं ये तो तुम्हें अब बताऊंगा मैं। और हिम्मत की तो बात ना करो तो ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, और मैं तुमसे बहस कर भी क्यों रहा हूँ। अब तो मैं वो करूंगा जो मुझे करना है, वैसे पूछोगी नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर मानवी असमंजस से उसे देखने लगती है। तो ऋषभ डेविल स्माइल करते हुए बोला, मैं अभी बाहर जाकर सभी के बीच अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मेरी वाइफ कोई और नहीं बल्कि तुम हो, और जिससे मेरी शादी हुई थी वो अनुष्का नहीं बल्कि तुम हो। फिर तुम चाहकर भी किसी के करीब नहीं जा पाओगी और ना ही कोई तुम्हारे करीब आएगा। इतना कहकर मानवी को वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। वहीं मानवी हैरान परेशान सी वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऋषभ को इतना गुस्सा किस बात पर आया और वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। उसने सिर्फ एक डांस से तो किया था, वो भी अभिषेक के बार बार कहने पर। तो वो भी ऋषभ के पीछे पीछे बाहर आने लगी कि तभी उसके पास कॉल आने लगा। उसने स्क्रीन को देखा जिस पर जानवी जी शो हो रहा था, तो वो वहीं रुककर उनसे बात करने लगी। वहीं ऋषभ जो कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ चला गया, जिसके बाद वहीं एक तरफ पिलर के पीछे खड़ी निशा बाहर निकल आई, जो कि बेहद गुस्से में लग रही थी। दरअसल निशा ने चुपके से ऋषभ और मानवी के बीच जो हुआ उसे सुना भी था और देखा भी था, जिसके बाद वो गुस्से में आग बुबला हो गई, क्योंकि इसका प्लान ऋषभ और मानवी के बीच दूरियां लाने का फेल हो गया था। निशा ने सोचा था कि ऋषभ के दिमाग में मानवी और अभिषेक को लेकर गलतफहमी पैदा करेगी और दोनों के बीच दूरियां आ जाएगी और ऋषभ मानवी को खुद से अलग कर देगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा, ऋषभ मानवी के और करीब आ गया। इतना ही नहीं, वो तो गुस्से में सभी के सामने अपनी शादी अनाउंस करने चला गया। वो गुस्से में अपने आप से बोली, नहीं, मैं इस मानवी को खुद से जीतने नहीं दूंगी, लेकिन इस ऋषभ को कैसे रोकूं। अगर आज इसने सभी के सामने मानवी के साथ अपनी शादी को बता दिया तो फिर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा। फिर कुछ सोचकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या हुआ अगर ऋषभ मानवी से दूर नहीं हुआ, लेकिन मानवी तो हो सकती है। इतना कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। उसने वहीं पार्टी में घूम रहे एक वेटर को अपने पास बुलाया। वो वेटर ऊपर से लेकर नीचे तक निशा को देखने लगा। वहीं निशा ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे कुछ पैसे देते हुए कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद उससे बोली, समझ में आई मेरी बात, सब काम ठीक से हो जाना चाहिए। तो वेटर ने हाँ में सिर हिला दिया और निशा वहां से चली गई। तभी एक और वेटर उसके पास आया और उसे बोला, ओए, यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है। अगर बॉस को पता चला ना कि हम लोग पार्टी में अपना काम करने की जगह लड़कियों को ताड़ रहे थे, तो हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। इसीलिए चुपचाप से अपना काम कर, मैं उस लड़की को ढूंढता हूँ, पता नहीं शालिक कहाँ चली गई। तो वो वेटर दूसरे वाले से मुस्कुराते हुए बोला, तू चिंता मत कर दिनेश, ये देख, अभी वो जो फूलझड़ी गई है ना, उसने मुझे उस ऋषभ की ओर इशारा करते हुए बकरे को हलाल करने के लिए बोला है, जो कि पहले से ही हमारा शिकार है। इसीलिए तू चिंता मत कर, तू उस मैना को ढूंढ, तब तक मैं इस तोते को ठिकाने लगाता हूँ और हमारे आदमियों को तैयार रहने को बोल देना, क्योंकि काम होते ही हमें यहाँ से निकलना है। इतना कहकर वहां से ऋषभ की ओर बढ़ जाता है। वहीं मानवी थोड़ी देर बाद बात करने के बाद कमरे से बाहर निकली और हॉल में आकर ऋषभ को ढूंढने लगी, तो उसे ऋषभ कहीं नहीं दिखा। साथ ही उसे पार्टी का माहौल देख हैरानी थी, क्योंकि सब कुछ एकदम नॉर्मल था। अगर ऋषभ ने अपने और उसके बारे में बता दिया होता तो लोगों की नजरें इस वक्त मानवी पर ही ठहरी होती, जो कि ऐसा नहीं था। तो मानवी को थोड़ी राहत महसूस हुई, साथ ही उसे हैरानी भी की। ऋषभ ने तो कमरे में उसे धमकी दी थी, तो फिर उसने अपनी बात पूरी क्यों नहीं की, क्योंकि ऋषभ अक्सर जो बोलता है उसे करके दिखाता था।
फिर इस बार उसने ऐसा क्यों नहीं किया, यही सोचते हुए वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए ऋषभ को ढूंढ रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर आकर टच किया। मानवी ने पीछे पलटकर देखा तो एक वेटर वहां खड़ा था। वो वेटर एकटक मानवी को देखने लगा। वही मानवी उसकी नजरों से असहज हो गई और थोड़े गुस्से में उससे बोली, क्या है, इस तरह टच क्यों किया? अगर कोई बात करनी थी तो बोल भी सकते थे ना तुम। उसकी बात सुनकर वो वेटर हड़बड़ा गया। फिर मानवी से बोला, सॉरी मैम, वो ऋषभ सर ने आपको बुलाया है रूम नंबर 204 में। उन्होंने कहा है कि आपको उनसे जो भी बात करनी है आप वहीं आकर करें। उसकी बात सुनकर मानवी जाने लगी, पर फिर रुककर उसे घूरते हुए बोली, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऋषभ जी को ढूंढ रही हूँ? तो वेटर थोड़ा घबराते हुए बोला, वो सर ने कहा था कि नीचे तुम्हें मानवी मैम मिलेगी जो मुझे ढूंढ रही होगी, इसीलिए मैं उन्हें उनके पास भेज दूँ। तो मानवी भी वापस से उसे घूरते हुए बोली, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं ही मानवी हूँ और उन्होंने तुम्हें मेरे ही पास भेजा है? तो वेटर अपने मन में, ये तो बहुत शातिर है, कुछ कर वीरू, वरना गड़बड़ हो सकती है। फिर हकलाते हुए मानवी से बोला, वो सर ने मुझे आपकी फोटो दिखाई थी और कहा था कि मैं आपको उनके पास भेज दूं। मानवी कुछ और कहती कि वेटर जल्दी से वहां से चला गया। वहीं मानवी उसे आवाज लगाती रह गई। फिर ऊपर रूम नंबर 204 में बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ शाम हो गई तो राघव पहाड़ी से अपने घर लौट आया। उसके आते ही उसके सर्वेंट ने उसे खाने के लिए पूछा तो वो उसे खाना लगाने के लिए और ऊपर कमरे में लाने के लिए बोलकर अपने कमरे में चला गया। फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद नहाकर बाथरूम से बाहर निकला, तभी उसका सर्वेंट उसका खाना लेकर ऊपर उसके कमरे में आ गया और खाना टेबल पर रखकर वापस चला गया। राघव खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया तो एक बार फिर उसके ज़हन में दीपिका की बातें ताज़ा हो गई। वो एक बार फिर से अपने अतीत के गलियारों में खो गया। उस दिन जब राघव और दीपिका की लड़ाई हुई थी, उस दिन के बाद से दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो गई थी। जहाँ राघव के लिए दीपिका एक बदतमीज लड़की थी जिसे किसी से बात करने की तमीज नहीं थी, वहीं दीपिका के लिए राघव एक नंबर का बदतमीज और बेवकूफ इंसान था जिसे किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी, जो हर लड़की को गोल्ड डिगर समझता था। उस दिन के बाद से दोनों ही मन ये चाहते थे कि कभी एक दूसरे के सामने न आए, वरना वो एक दूसरे के साथ क्या कर बैठेंगे उन्हें नहीं पता था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आज इस वक्त दीपिका की क्लास चल रही थी कि तभी उसकी क्लास में उसके हिस्ट्री के प्रोफेसर आए, जिनके साथ उनके लास्ट ईयर के सुपर सीनियर भी थे, जिनमें राघव और उसके दोस्त भी शामिल थे। दीपिका और उसकी क्लास के सभी बच्चों ने खड़े होकर सर को ग्रेट किया, फिर वापस अपनी सीट पर बैठ गए। वापस बैठते हुए जैसे ही दीपिका की नज़र सामने सीनियर्स के साथ खड़े राघव और उसके दोस्तों पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं राघव भी हैरानी से उसे देख रहा था। तभी कुछ सोचकर उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो खामोश होकर अपने हिस्ट्री प्रोफेसर के पास जाकर खड़ा हो गया। वहीं दीपिका ने भी अपनी नजरें उस पर से हटा ली, पर उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया था उसे अपनी क्लास में देखकर। तो फिर उसके हिस्ट्री प्रोफेसर उनसे मुखातिब होते हुए बोले, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बच्चों, जो मैंने आपको आपकी चलती क्लास के बीच में डिस्टर्ब किया, बट मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों में से किस किसने रिसर्च पेपर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? तो दीपिका और नव्या और कुछ बच्चों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया, जिस पर प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, गुड, वेरी गुड, तुम सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा अब सुनो, तुम लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, इसीलिए मैं इस कंपटीशन की कोई नॉलेज नहीं है, पर ये कंपटीशन नेशनल लेवल का है, तो इसमें तुम्हें दिन रात मेहनत करनी है अपनी जीत के लिए, और इसके लिए तुम्हें एक ऐसे इंसान की भी जरूरत होगी जो तुमसे ज्यादा जानता हो, जो तुम्हारे हर डाउट को क्लियर कर सके, जिससे तुम जल्दी से जल्दी अपना रिसर्च पेपर कंप्लीट करके सबमिट कर पाओ। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एज ए पार्टनर तुम्हारे सीनियर्स को लेकर आया हूँ, जो तुम्हारे रिसर्च पेपर में तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि तुमसे पहले ये लोग नेशनल लेवल पर कई रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, इसीलिए इन्हें तुमसे ज़्यादा नॉलेज भी है। तो चलो पहले तुम लोग मुझे अपना अपना टॉपिक बताओ, जिससे मैं तुम्हारे टॉपिक के हिसाब से तुम्हारे लिए सीनियर अरेंज कर पाऊँ। उनकी बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए, शिवाय दीपिका और नव्या के। अपने सामने राघव और उसके दोस्तों को देखकर उन दोनों का मूड पहले ही ऑफ हो चुका था, पर फिलहाल वो अपने प्रोफेसर के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए वो भी चुपचाप अपने सभी बच्चों के साथ मिलकर अपना अपना टॉपिक प्रोफेसर को बताने लगी। इसके बाद प्रोफेसर ने सभी बच्चों की मदद के लिए उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग उन्हीं सीनियर्स को
उनके साथ कर दिया। उन्होंने उनसे पहले उस टॉपिक पर रिसर्च की थी। अब क्लास में 3 बच्चे थे, नव्या, दीपिका, उनकी क्लास का एक लड़का। तभी प्रोफेसर उन तीनों की तरफ देखते हुए बोले, आयुष, तुम राहुल के साथ मिलकर अपना रिसर्च पेपर कंप्लीट करो। नव्या, तुम अतुल के साथ, और दीपिका, तुम राघव के साथ अपना रिसर्च पेपर कंप्लीट करोगी। प्रोफेसर ने अपनी लास्ट बात कहकर जैसे ही दीपिका पर जैसे बम ही फोड़ दिया था। उसकी बात सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वहीं राघव के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। अब दीपिका से बदला लेने का इससे बेहतर मौका उसे और कहाँ मिलेगा। इस रिसर्च पेपर के दौरान वो दीपिका से अपनी बेइज्जती का चुन चुनकर ऐसा बदला लेगा कि उसके बाद दीपिका उसके सामने बोलने की हिम्मत भी न कर पाए। वहीं दीपिका ने एक नज़र उसकी मुस्कुराहट की तरफ देखा तो उसे लगा, राघव जानबूझकर ऐसा कर रहा है और उसे चिढ़ा रहा है। इसीलिए वो फिर प्रोफेसर की तरफ देखते हुए बोली, एक्चुअली सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। प्रोफेसर ने उसकी तरफ देखा तो दीपिका आगे बोली, सर, क्या मैं इस कंपटीशन से अपना नाम वापस नहीं ले सकती? तो प्रोफेसर उसकी बात पर उसे घूरने लगे और उससे बोले, नहीं, तुम लोगों के नाम की लिस्ट पहले ही सबमिट हो चुकी है, इसीलिए अब कोई भी इस कंपटीशन से अपना नाम वापस नहीं ले सकता। फिर दीपिका की तरफ देखकर, और फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है जो तुम अब रिसर्च पेपर पर से अपना नाम वापस चाहती हो? अरे ये एक रिसर्च पेपर ही तो है, माना थोड़ी मेहनत है, पर इसमें मैंने तुम लोगों के लिए सीनियर्स को भी तो प्रोवाइड किया है। और तुम्हारे लिए तो ये अच्छा भी है क्योंकि राघव तुम्हारी क्लास का और तुम्हारे कॉलेज का टॉपर है, तो वो अपनी स्टडी के दौरान 15 रिसर्च पेपर लिख चुका है, जिनमें से कई पर उसने फर्स्ट प्राइज जीता है। तुम्हें इतनी दिक्कत भी नहीं होगी, फिर भी तुम आनाकानी कर रही हो। फिर सभी बच्चों और दीपिका पर एक नज़र डालते हुए उन्होंने कहा, और हाँ, तुम्हारे सीनियर्स अपने काम को छोड़कर अपना कीमती वक्त तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो ध्यान रहे तुम्हारी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम लोग अपने सीनियर्स की अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करोगे और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखोगे, समझे? इतना कहकर उन्होंने गुस्से में दीपिका की तरफ देखा। प्रोफेसर को दीपिका की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से वो उससे थोड़ा गुस्सा हो गए थे। वहीं उनके उखड़े हुए लहजे को सुनकर दीपिका खामोश हो गई और उनसे बोली, सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, कहकर वो खामोश हो गई। वहीं अपने सामने दीपिका को खुद की वजह से डांट खाते देख राघव घमंड से मुस्कुरा उठा। वो जानता था दीपिका इस रिसर्च पेपर से पीछे क्यों हट रही है, लेकिन उसे मजा आ रहा था। प्रोफेसर ने दीपिका को डांट खाते हुए देखकर वो दीपिका को देखते ही मन खुद से बोला, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं कि तुम्हें प्रोफेसर से डांट पड़ गई और पूरी क्लास के सामने इंसल्ट होना पड़ा। धीरे धीरे रुक जाओ, अब देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। और ये राघव राहु बनकर तुम्हारे ऊपर ऐसे ही मंडराता रहेगा कि इस कॉलेज में तुम्हारा रहना दुश्वार कर देगा। अब तुम्हें एहसास होगा कि राघव बजाज से उलझकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अगले दिन राघव बाहर कॉलेज के कैंटीन के गार्डन में बैठा हुआ था। तभी दीपिका वहां आई। उसे देखकर राघव मुस्कुरा दिया और फिर वापस से उसे नजरअंदाज कर सामने देखने लगा। वहीं दीपिका को न चाहते हुए मजबूरी में उसके पास आना पड़ा था, क्योंकि अपने रिसर्च पेपर को उसे प्रोफेसर के ऑर्डर की वजह से राघव के साथ मिलकर जो पूरा करना था। वहीं राघव के दोस्त उसे देखकर मुस्कुराने लगे। तभी दीपिका राघव के सामने आकर खड़ी हो गई तो राघव ने अपनी नजरें उठाकर उसके चेहरे की तरफ असमंजस से देखा। उससे बोला, क्या, अब क्या चाहिए तुम्हें? तो दीपिका उसे अपनी नोटबुक दिखाते हुए बोली, आपकी हेल्प। कल प्रोफेसर ने कहा था कि हमें अपने रिसर्च पेपर में अपने सीनियर्स की मदद लेनी है और आपको उन्होंने मेरी मदद के लिए चुना था, तो बस मैं इसीलिए आई थी। तो राघव उसे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपनी बाहों को ऊपर करके अंगड़ाई ली। फिर उसके बाद अपनी पानी की बोतल उठाकर दीपिका की तरफ बढ़ाते हुए उससे बोला, पहले इसमें जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ, तब मैं सोचूंगा तुम्हारी मदद करनी है या नहीं। उसकी बात पर दीपिका उसे घूरने लगी तो राघव उसकी तरफ देखकर बोला, तुम भूल रही हो, प्रोफेसर ने कल ये भी कहा था कि तुम जूनियर्स को हम सीनियर्स की हर जरूरत का ख्याल रखना है, ताकि तुम्हारी वजह से हमें प्रॉब्लम ना हो। अब जब मैं तुम्हारी रिसर्च पेपर में हेल्प कर रहा हूँ, तो तुम थोड़ी बहुत तो मेरी हेल्प कर ही सकती हो। उसकी बात पर दीपिका ने चिढ़ते हुए उससे बोतल ले ली और उसके लिए पानी लेने चली गई। उसके जाने के बाद राघव ने हंसते हुए राहुल और यश को हाई फाई दिया। अतुल यहाँ पर मौजूद नहीं था, वो नव्या के साथ था। थोड़ी देर बाद दीपिका पानी लेकर आ गई तो राघव उससे बोला, ये क्या सिर्फ पानी? दोपहर है, लंच का टाइम हो गया है, तो कुछ खाने के लिए भी ले आती। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, खाली पेट मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मेरा दिमाग भी नहीं कर चलता। इसीलिए पहले कैंटीन में जाकर हमारे लिए समोसे और कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आओ।
तो दीपिका मन ही मन बड़बड़ाती हुई, मुझे पता था ये आदमी जरूर मुझे परेशान करेगा। इसे अब प्रोफेसर की वजह से इसे अच्छा खासा मौका जो मिल गया है मुझसे बदला लेने का। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरा रिसर्च पेपर मुझे अकेले ही कंप्लीट करना पड़ेगा और इन महाशय की खातिरदारी अलग। अब जल्दी से ये रिसर्च पेपर खत्म हो जाए, मैं इस आदमी से अपना पीछा छुड़ा पाऊं। कहते हुए वो कैंटीन के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसने कुछ खाने का सामान और समोसे लाकर राघव के सामने रख दिए तो इसके बाद राघव उसे देखकर फिर बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो तुम कल आना, हम लोग कल से काम करेंगे। फिलहाल तुम जाओ और अपना कोई और काम करो। उसकी बात से दीपिका मन ही मन उसे कोसते हुए वहां से चली गई। वहीं राघव और उसके दोस्त के पीछे से उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगे। दिन बीतने लगे थे। अब राघव हर रोज किसी न किसी बहाने से दीपिका को परेशान करने लगा था, जिस वजह से दीपिका ठीक से अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी। वो मन ही मन राघव को कोसती रहती थी, पर सीनियर होने की वजह से ऐसे कुछ कह भी नहीं पाती थी। वो बस इसी फिराक में थी कि कब उसका रिसर्च पेपर खत्म हो और कब उसका राघव से पीछा छूटे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन और बीते कि कॉलेज में यूथ फेस्टिवल का नोटिस आ गया, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी बच्चों ने भाग लिया, जिनमें सीनियर्स और जूनियर्स सभी शामिल थे। दीपिका ने तो पार्टिसिपेट किया ही था कि उसकी फूटी किस्मत, राघव ने भी उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दीपिका उस वेटर के बताए हुए रूम नंबर के सामने पहुंची तो उसने डोर को नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने कई बार नॉक किया तो भी अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आया। थक हारकर उसने दरवाजे को धकेला और अंदर चली आई, लेकिन सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। सामने ऋषभ और निशा बेड पर गिरे हुए थे। निशा नीचे और ऋषभ उसके ऊपर। निशा उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। दोनों के बीच वो मोमेंट एक इंटीमेट सिचुएशन दिखा रहा था। हालांकि ऋषभ अपने हाथों के जरिए उसके ऊपर से उठने की कोशिश कर रहा था, साथ ही उससे दूर हो रहा था, लेकिन निशा के खींचने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ खुद उसके करीब जाना चाह रहा हो। माँ ने स्तब्ध सी खड़ी उन्हें देख रही थी। उन्हें इस हालत में देखकर न चाहते हुए भी मानवी की आंखें नम हो गई। उसे अपने दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, सॉरी, गलती हो गई, मुझे इस तरह बिना पूछे नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर अपने कदम वापस ले लिए और कमरे से बाहर निकल गई। वहीं ऋषभ जो उठकर खड़ा हो चुका था, वो जैसे ही घूमा की नजर मानवी पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि इतने में मानवी के शब्द और उसकी भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। वो समझ गया कि मानवी ने जरूर कुछ गलत समझ लिया है, इसीलिए वो उससे कुछ कहने वाला था कि मानवी वापस चली गई। उसे इस दौरान जाते देख ऋषभ जल्दी से उसके पीछे चला गया। वहीं उन दोनों के जाने के बाद निशा बिस्तर पर से उठकर सीधी बैठी और हंसते हुए खुद से बोली, फाइनली अब तुम दोनों के रिश्ते को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बार जो खेल मैंने खेला है उसमें जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी और तुम दोनों के इस सो कॉल्ड रिश्ते की हार। इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं मानवी तेज कदमों से चलते हुए कॉरिडोर से होते हुए बाहर गार्डन में आ गई। ऋषभ भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आ रहा था। मानवी वहीं गार्डन में खड़े होकर खुली हवा में तेज तेज सांसें लेने लगी। उसे अपने गले में कुछ अटका हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार निशा और ऋषभ का करीब होना आ रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास महसूस हुआ। उसने सोचा कि ऋषभ पीछे है। यही सोचकर वो जैसे ही पीछे पलटी तो किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। देखते ही देखते कुछ समय में मानवी बेहोश हो गई, तो उस आदमी ने मानवी को गोद में उठाते हुए जल्दी से पास खड़ी गाड़ी में डाल दिया। वहीं ऋषभ चारों तरफ मानवी को ढूंढ रहा था। वो भी मानवी को ढूंढते हुए बाहर गार्डन में आ गया। तभी कुछ लोग 10-12 की संख्या में उसके सामने खड़े हो गए। ऋषभ को उन्हें देखकर अजीब लगा, क्योंकि सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। ऋषभ उनसे बोला, कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोका है? तभी एक हंसते हुए बोला, तुम इतनी बेवकूफ लगते तो नहीं हो जो इस तरह का सवाल पूछ रहे हो। चलो बता ही देते हैं, हम तो यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि तू जिसे ढूंढ रहा है तुझे उसके पास ले जा सके, यानी कि तेरी बीवी मानवी। उसकी बात सुनकर ऋषभ गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर बोला, क्या मतलब? मानवी तुम्हारे पास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? बोलो, कहाँ है मानवी? इतना कहकर उसे एक जोरदार पंच जड़ दिया, जिसे वो सीधा जाकर गिरा और सभी लोग हैरानी से अपने गिरे हुए साथी को देखने लगे। तभी एक ऋषभ पर गन तानते हुए बोला, ये रुक जा, अगर तूने किसी को भी जरा से भी चोट पहुंचाई तो ये गोली तेरे भेजे के बाहर होगी और तेरी बीवी भी जान से जाएगी, इसीलिए चुपचाप से हमारे साथ चल। उसकी बात सुनकर साथ ही मानवी की
जान लेने की धमकी सुनकर ऋषभ का खून खौल उठा। उसने उसके हाथ को पकड़कर मोड़ते हुए उसके हाथ से गन ले ली और एक जोरदार लात उसके पेट में मारी, जिससे वो भी दूसरे वाले के पास गिर गया। ऋषभ ने गुस्से में 2 गोली उन दोनों के पैरों में चला दी और उनसे बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरी बीवी को ही मारने की बात करो। अब तो तुम लोग अपनी जान बचाकर दिखाओ। अगर जीना चाहते हो तो चुपचाप से बता दो मानवी कहाँ है, वरना जान से जाओगे। इतना कहकर सभी को मारने लगा। ऋषभ सभी पर भारी पड़ रहा था। तभी वहां पर कुछ लोग आ गए। वो भी ऋषभ की ओर बढ़ने लगे। उन्हीं में से एक आदमी अपने पास खड़े दूसरे वाले से बोला, रघु भाई, ये तो हम सब पर भारी पड़ रहा है। तभी वहां पर कुछ और लोग आ गए। वो भी ऋषभ की ओर बढ़ने लगे। उन्हीं में से एक आदमी अपने पास खड़े दूसरे वाले से बोला, रघु भाई, ये तो हम सब पर भारी पड़ रहा है। अगर हम इसे और उस लड़की को यहाँ से ले जाने में नाकामयाब हो गए तो वो राका बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ ये पकड़ में नहीं आ रहा, इसे अपने काबू में कैसे ले। इसीलिए बिना यहाँ से हम जा नहीं सकते। तो रघु उस आदमी से बोला, इसीलिए बिना तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, वरना राका हमारी जान ले लेगा। इसीलिए जल्दी से इंजेक्शन निकाल और तुम सब लोग इसे कसकर पकड़ो। उसके कहने पर उस आदमी ने इंजेक्शन निकाला और उसमें से वायर जैसा कुछ भरने लगा। वहीं ऋषभ भी अभी भी हाथापाई में लगा हुआ था। उसे मन ही मन मानवी की बहुत चिंता हो रही थी। कुछ लोग तो उसकी मार से जमीन पर पड़े हुए थे। वो एक और आदमी को गुस्से में मारते हुए बोला, बोल कहाँ है मानवी, वरना जान ले लूंगा। इतना कहकर उसे पंच मारने ही वाला था कि तभी पीछे से 10-12 आदमियों ने आकर उसे पकड़ लिया और एक आदमी ने देर न करते हुए उसके इंजेक्शन लगा दिया। वहीं ऋषभ ने गुस्से में सभी को धक्का दिया, जिससे कुछ जमीन पर गिर गए तो कुछ 2 कदम पीछे हट गए। ऋषभ ने अपनी बची हुई 2 गोलियों को भी 2 और आदमियों पर चला दिया, जिससे वो वहीं पर ढेर हो गए। पर अचानक ही ऋषभ की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला-धुंधला होने लगा। उसके पैर हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। देखते ही देखते ऋषभ भी बेहोश हो गया। उसे बेहोश होते देख उन सभी लोगों ने राहत की सांस ली और उसे उठाकर छुपते-छुपाते ले जाते हुए गाड़ी में डाल दिया और सभी गाड़ी में बैठकर चले गए। वहीं दूर खड़ी निशा, जो यह सब कुछ छुप-छुप कर देख रही थी, वो डरते हुए बाहर निकल कर आई और अपने आप से बोली, ओ गॉड, कौन थे लोग और ऋषभ को इस तरह कहाँ ले गए। अब मैं क्या करूँ। हाँ, पीयूष को बताती हूँ, वही कुछ कर सकता है। इतना कहकर अंदर भागते हुए पार्टी हॉल में आई, जहाँ पार्टी चल रही थी। उसने इधर उधर पीयूष को देखना शुरू कर दिया तो उसे वहीं एक साइड कॉरिडोर में पीयूष किसी से फोन पर बात करते हुए दिख गया। वो भागते हुए पीयूष के पास आई और उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर पीयूष भागते हुए बाहर आया तो उसकी नजर वहीं 2 मरे हुए लोगों पर पड़ी, जिन पर ऋषभ ने गोली चलाई थी। वो भागते हुए बाहर अपने बॉडीगार्ड के पास गया तो उन्हें देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सभी के सभी बेहोश थे। तो वो अपने आप से बोला, हे भगवान, ये सब कैसे और क्या हो गया। अब मैं कैसे ऋषभ सर का पता लगाऊं। कहाँ था मैंने इनसे कि आपकी जान को खतरा है, अकेले कहीं बाहर ना निकले, लेकिन मेरी सुने तब ना। और यह गार्ड भी किसी काम के नहीं, क्या करूं। इतना कहकर परेशान होते हुए अपने माथे को सहलाने लगा। फिर अचानक से कुछ दिमाग में आते ही शिवम जी को कॉल कर दिया और उन्हें सभी बातें बता दी। शिवम जी उसकी बात सुनकर परेशान हो गए और कुछ बात करने के बाद तुरंत अपने प्राइवेट चॉपर से पुणे के लिए निकल गए। उन्होंने पुणे की सीएम से बात कर पूरे पुणे में नाकाबंदी करवा दी थी। आखिर ऋषभ कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। पूरे पुणे की पुलिस ऋषभ और मानवी की खोज में लग गई थी। वहीं पीयूष जल्दी से मैनेजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसने वहां जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो गार्डन के सभी कैमरे पहले से ही बंद थे। जिसने भी ये काम किया था बहुत सफाई से किया था, जिसके कारण पीयूष के हाथ एक भी सबूत नहीं लगा। लेकिन कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कुछ समय बाद पीयूष ने कुछ सोचकर पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक कराए, जिनमें से कुछ लोग एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज में ऋषभ और मानवी को ले जाते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देखकर पीयूष को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ऋषभ और पीयूष काफी समय से एक साथ काम कर रहे थे और दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता हो चुका था। अक्सर काम के बाद दोनों नॉर्मल दोस्तों की तरह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लिया करते थे। साथ ही ऋषभ ने कभी भी पीयूष को किसी भी बात को लेकर नीचा नहीं दिखाया था, तो पीयूष ऋषभ की बहुत रिस्पेक्ट करता था। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई तो पीयूष उनके साथ ऋषभ को ढूंढने निकल गया। चारों तरफ अफरा-तफरी मची हुई थी। पुलिस ने ऋषभ को ढूंढने के लिए पुणे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, ताकि कोई भी ऋषभ को पुणे से बाहर न ले जा पाए। वहीं दूसरी तरफ एक बंद गोडाउन में सारे रास्ते ब्लॉक होने के
वजह से सभी लोग ऋषभ और मानवी को सिटी एरिया से दूर एक बंद गोडाउन में जंगल के रास्ते से लेकर आ गए थे। उन्होंने ऋषभ और मानवी को एक-एक चेयर पर बांधा हुआ था और सभी लोग बाहर पहरा देते हुए अपने बॉस टाका का इंतजार कर रहे थे। रात गहरा चुकी थी। धीरे-धीरे मानवी को होश आने लगा, साथ ही उसे अपने हाथों में और अपनी बॉडी पर जकड़न महसूस हो रही थी, जिसके साथ ही उसे दर्द महसूस हो रहा था। धीरे-धीरे उसकी आंखें खुली तो अपने आप को एक अनजान जगह पर बंधे हुए देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो आजाद होने के लिए झटपटाने लगी, लेकिन आजाद नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी नजर घुमाकर इधर-उधर देखा तो शॉक्ड रह गई। उसे थोड़ी दूरी पर एक चेयर पर ऋषभ भी बंधा हुआ था, तो वो इधर-उधर देखते हुए घबरा कर धीरे से ऋषभ को आवाज देने लगी, पर ऋषभ नहीं उठा। तभी उसे कदमों की आवाज आने लगी, तो उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दो लोग बाहर से चलकर अंदर आए और ऋषभ मानवी को देखते हुए एक ने कहा, चलो अच्छा है रघु भाई, ये दोनों अभी तक बेहोश है। अगर होश में होते तो मचमचा देते। वैसे भी ये मुर्गा बहुत पैसे वाला है। इसके बाप ने इसकी वजह से पूरे पुणे में नाकाबंदी करवा दी है। वो तो अच्छा है हम इन दोनों को टाइम पर यहाँ ले आए, वरना आज पुलिस के हाथों पकड़े जाना तय था। अब बस जल्दी से राका भाई आ जाए और इन दोनों का काम खत्म कर हम यहाँ से निकले। तो रघु उसके साथ बाहर की तरफ चलते हुए बोला, हाँ भाई ने बोला है 1-2 घंटे में आ जाएंगे। नाकाबंदी होने की वजह से उन्हें निकलने में टाइम लग रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो भाई पकड़े भी जा सकते हैं। वहीं मानवी ने जब उनकी बात सुनी तो बहुत घबरा गई। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन वो ऋषभ को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए वो हिम्मत कर अपनी चेयर को ऋषभ की ओर खिसकाने लगी। ऋषभ के पास पहुंचते ही उसने ऋषभ को आवाज देना शुरू कर दिया। अब इसे दोनों की अच्छी किस्मत कहे, इस बार ऋषभ को भी होश आने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मानवी को अपने सामने पाया। उसे देखते ही ऋषभ को सभी बातें याद आ गई। उसने मानवी को देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? इन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तो मानवी ने ना में सिर हिलाया और घबराते हुए ढूंढती हुई आवाज में ऋषभ से बोली, मैं ठीक हूँ, पर ये लोग कौन है जो इन्होंने हमें इस तरह से यहाँ पर बांध कर रखा है? ये तो मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, पर इतना साफ है हमें यहाँ लाने के पीछे जरूर इनका कोई मकसद है, हमें इस तरह किडनैप करके यहाँ रखना। ये काम ये किसी के इशारों पर कर रहे हैं, इनके पीछे जरूर किसी का हाथ है, वरना इतने बड़े होटल में ये लोग कदम भी नहीं रख पाते। एंड आई श्वेयर एक बार मुझे वो इंसान मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए खुद को रस्सियों से आजाद करने की जद्दोजहद करने लगा। तो मानवी ने बेचैनी से कहा, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों ये लोग हमें मारना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर ऋषभ के हाथ रुक गए और वो मानवी को देखने लगा। तो मानवी इसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ अभी थोड़ी देर पहले उनके कुछ साथी अंदर आए थे, उन्होंने ही कहा था कि एक बार उनका बॉस आ जाए फिर वो हमारा काम खत्म कर देंगे। मैं उस वक्त होश में आ चुकी थी। तो ऋषभ मानवी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो मानवी ने नम आंखों से हाँ में सिर हिला दिया। तो ऋषभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो वैसे ही उसे देखते हुए बोला, तो बस चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वापस से अपने हाथों को आजाद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं है, बस डर इस बात का है कि कहीं आपको कुछ न हो जाए। अनायास ही मानवी के मुंह से निकले इन चंद लफ्जों ने ऋषभ के हाथ रोक दिए। वो एकटक मानवी को देखने लगा। उसके कानों ने बार बार मानवी के द्वारा कहे गए लफ्ज की कहीं आपको कुछ न हो जाए ही गूंज रहे थे। तभी बाहर से कदमों की आहट आने लगी, जिसे सुनकर मानवी घबरा गई। तो ऋषभ उसे शांत करवाते हुए बोला, देखो तुम शांत हो जाओ, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। इतना कहकर उसे कुछ समझाने लगा। थोड़ी देर में एक आदमी अंदर आया तो देखा ऋषभ बेहोश था। मानवी अपने हाथ पैर चलाते हुए खुद को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी जल्दी से चलकर मानवी के पास आया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, ये लड़की शाली बंधी हुई है तो भी तुझे चैन नहीं, कहाँ से आ गई? ये तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, साला बेहोश है, ड्रग्स जो दिया है इसे। और अब अगर तूने ज्यादा हाथ पैर चलाए तो अभी बॉस के आने का इंतजार किए बिना तुझे मार दूंगा। तो मानवी उस पर चिल्लाते हुए बोली, और छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग और इस तरह हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? चाहते क्या हो हमसे? तो वो आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, हम कौन है, हम क्या चाहते हैं, हम तुझे और इसे यहाँ क्यों लाए हैं, इसे तुझे क्या मतलब, और तू जानकर करेगी भी क्या? कुछ देर में तो तेरा और तेरे पति का काम खत्म होने वाला है, तो फालतू में क्यों एक दूसरे की पहचान जानकर टाइम खोटी करना। और हाँ, अब यहाँ से हिल मत जाना, वरना सबसे पहले तेरा ही गेम ओवर करूंगा। इतना कहकर मानवी को ऋषभ से थोड़ा दूर कर दिया और वहां से जाने लगा। उसे जाते देख मानवी जल्दी से बोली, रुको, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मुझे खोल दो। तो वो आदमी मानवी को घूरते हुए बोला,
ये तू कहीं वॉशरूम का बहाना बनाकर अपुन से कोई चालाकी करने की कोशिश तो नहीं कर रही कि अगर अपुन तुझे खोले और तू सीधा भाग निकले? तो मानवी जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, मैं क्यों आपसे कोई चालाकी करूंगी, और अगर मैं भागने की कोशिश भी करूं तो भी नहीं भाग पाऊंगी, क्योंकि ऋषभ जी एक तो बेहोश है और ऊपर से आपकी कैद में है। अब मैं इन्हें गोद में उठाकर तो नहीं भाग सकती, तो फिर मैं आपसे कैसे चालाकी कर सकती हूँ? मुझे सच में वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुनकर वो गुंडा कन्विंस हो जाता है और मानवी को खोलते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अपनी के साथ कोई भी शांपत्ति की ना तो वहीं का वहीं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। तो मानवी हाँ में सिर हिलाकर उसके पीछे चलने लगती है, तो वो उसे दूसरे साइड बने वॉशरूम में ले जाता है। मानवी जैसे ही बाहर आती है तो वो गुंडा जैसे ही पीछे की ओर पलटता है तो हैरानी से देखते ही रह जाता है। अखिल जी और सरिता जी बाहर कॉरिडोर में लगी चेयर पर बैठे हुए थे। सरिता जी जोर जोर से रोई जा रही थी, वहीं दीपिका उन्हें संभाल रही थी, लेकिन आंसू उसकी आंखों से भी बह रहे थे। वहीं शिवम जी दीवार से लगकर एक कोने में हताश से खड़े थे और जानवी जी और मानवी एकटक सामने लगे मिरर के जरिए आईसीयू में मशीनों से घिरे ऋषभ को देख रही थी, जिसको डॉक्टर बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, सर पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरे पर और शरीर पर चोटों के गहरे निशान दिख रहे थे। जानवी जी का भी रो रोकर बुरा हाल था। वहीं मानवी भूत सी बनी कभी ऋषभ को तो कभी मॉनिटर पर चल रही लाइनों को देख रही थी। उसकी आंखों से रह रहकर आंसू बह रहे थे। तभी अचानक से सामने मॉनिटर पर चल रही लाइनें एकदम सीधी चलने लगी, जिन्हें देखते ही मानवी चीख पड़ती है, ऋषभ जी, और वहीं निढाल होकर बैठ जाती है। बाकी सब भी जोर जोर से रो पड़ते हैं। तभी मानवी जोर से ऋषभ का नाम चिल्लाते हुए बेड से उठ बैठी। उसने अपनी नजरें उठाकर इधर-उधर देखा तो पाया इस वक्त वो हॉस्पिटल के एक रूम में थी, साथ ही उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। वो अपनी नजरें इधर-उधर घुमाकर मुआयना करने लगी, अभी जो उसने देखा वो सच है या फिर सपना। तभी दीपिका और जानवी जी उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर डोर खोलते हुए अंदर आए तो देखा मानवी अपने हाथ से ड्रिप निकालने की कोशिश कर रही थी। दीपिका ने जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं जानवी जी ने उसे रोकते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मानवी बेटा, ये क्या पागलपन है? ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है और कमजोरी भी है, इसीलिए चुपचाप लेटे रहो। तो मानवी जल्दी से उनके हाथ को पकड़कर रोते हुए बोली, ऋषभ जी, मुझे उनके पास जाना है। वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तो जानवी जी नम आंखों से अपने हाथ में उसके चेहरे को भरते हुए प्यार से बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारे ऋषभ को, और मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं कि एक गोली उसे हमसे और तुमसे जुदा कर दे। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, इस वक्त उसका ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन तुम कमजोरी के कारण पहले ही बेहोश हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर ने तुम्हें ड्रिप लगाकर यहाँ आराम करने के लिए बोला है, इसीलिए अब शांत रहो। तो मानवी उनका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस ऋषभ जी के पास ले चलिए। उनके ऑपरेशन के जाने के बाद मैं वैसे भी यहाँ आराम से नहीं रह पाऊंगी। आज उनकी जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो जानवी जी उसके होठों पर अपनी हथेली रखकर बोली, बेटा, ऐसा नहीं कहती। मुझे फक्र है कि मेरे ऋषभ ने खुद से ज्यादा तुम्हारी परवाह की। अगर उसके रहते तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ नहीं कर पाती अपने आप को, इसीलिए तुम अपने दिल में ये गिल्ट मत रखो कि तुम्हारी वजह से ऋषभ की ये हालत है। और तुम्हें ऋषभ के पास जाना है तो चलो, मैं ले चलती हूँ, लेकिन पहले खुद को शांत करो, वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। तो मानवी उनकी बात मानकर जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए अपने आंसू पोंछ लेती है, जिसके बाद जानवी जी उसे ऑपरेशन थिएटर के पास ले जाती है और मानवी को लेकर वहीं बेंच पर बैठ जाती है। वहीं मानवी एकटक ऊपर जल रही रेड लाइट को देखने लगती है, साथ ही ऋषभ के बारे में सोचते हुए कुछ घंटे पहले वाली यादों में खो जाती है, जब मानवी को बचाते हुए ऋषभ को गोली लगी थी। कुछ घंटे पहले फ्लैशबैक। जैसे ही वो गुंडा पीछे की ओर पलटा न था तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ऋषभ मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। दरअसल मानवी ने उसके साथ आते हुए उसके पीछे चलते वक्त वहीं पास रखी टेबल पर रखे लाइटर को उठाकर ऋषभ के पास फेंक दिया था, जिसकी कानो कान खबर उस गुंडे को नहीं लगी थी। ये ऋषभ का ही प्लान था कि वो बेहोश होने का नाटक करेगा। वहीं मानवी को उस गुंडे से वॉशरूम जाने के लिए कहना था, क्योंकि उसने टेबल पर रखी लाइटर को देख लिया था और अपना सारा प्लान मानवी को भी समझा दिया। जैसे ही वो दोनों वहां से गए तो ऋषभ ने पैर से लाइटर को उठाते हुए उसे हाथों में ले लिया, साथ ही उसे चालू कर रस्सी को जलाने लगा और खोलकर उसके पास आ गए। अभी वो गुंडा कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही ऋषभ ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। वहीं मानवी ने उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया तो ऋषभ ने उसे जोर से धक्का देते हुए अंदर वॉशरूम में बंद कर दिया
और मानवी के साथ वहां से आगे बढ़ गया। ऋषभ ने सबसे पहले मानवी से फोन लेकर पीयूष के पास अपनी लोकेशन सेंड कर दी, फिर वहां से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगा। ऋषभ पर अभी भी ड्रग्स का असर था, साथ ही पार्टी में की हुई ड्रिंक की वजह से वो नशे में था, जिस वजह से उसकी आंखों के सामने बार बार धुंधला हो जाता। साथ ही उसके कदम लड़खड़ाने लगते, लेकिन वो हिम्मत रखते हुए मानवी के साथ आगे बढ़ रहा था। वहीं पीयूष के पास जैसे ही किसी अननोन नंबर से लोकेशन सेंड हुई तो उसने चेक किया, ये एक गोडाउन की लोकेशन थी। वहीं ऋषभ ने उसे मैसेज भी किया हुआ था, जिसे पढ़कर पीयूष तुरंत पुलिस के गोडाउन की ओर आने लगा। वहीं ऋषभ मानवी का हाथ पकड़े हुए जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसे कुछ लोग अंदर आते हुए दिखाई दिए, तो उसने मानवी को बड़े बड़े ड्रम के पीछे खड़ा किया और उससे बोला, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक यहाँ से निकलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर जाने लगा तो मानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, मत जाइए, वैसे भी आपने पीयूष जी को तो सारी हमारी लोकेशन सेंड कर ही दी है, तो वो बस आते ही होंगे, हम यहीं छुपे रहते हैं। मुझे आपकी हालत भी ठीक नहीं लग रही, अगर कुछ हो गया तो ऋषभ उसे समझाते हुए बोला, पर हम अभी पीयूष के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, हमें नहीं पता उसे यहाँ आने में कितना देर लगेगी। ऐसे में अगर इन लोगों को हमारे यहाँ होने का पता चल गया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करो, मैं इन लोगों का ध्यान बटाता हूँ, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाना। तो मानवी मना करते हुए बोली, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम लोग साथ ही जाएंगे, समझे आप। तो ऋषभ उसे समझाते हुए बोला, पागलपन मत करो मानवी, अगर एक बार तुम यहाँ से सेफली निकल गई तो फिर मैं भी आसानी से निकल जाऊंगा, इसीलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। उसने ये थोड़ा गुस्से में कहा था। वहीं मानवी उसके गुस्से को देख शांत हो गई। वो लोग अभी बहस कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में उन गुंडे लोगों की आवाज पड़ी, जो कि घबराहट भरी थी। दरअसल जैसे ही वो लोग हॉल में पहुंचे तो उन्हें वहां पर ऋषभ और मानवी नहीं मिले, तो वो घबरा गए, क्योंकि कुछ ही देर में उनका बॉस आने वाला था। साथ ही आने वाला था वो शख्स जिसने ऋषभ और मानवी को मारने के लिए उन्हें हायर किया था। सभी ने ऋषभ और मानवी को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी वहां एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। वहीं ऋषभ और मानवी को लेकर छुपते छुपाते एक दीवार के पीछे आ गया था, तो एक खट्टा कट्टा आदमी चलते हुए अंदर आया, जिसे देखकर वो लोग डर गए और सभी वहीं हॉल में आकर खड़े हो गए। वही राका हॉल में आया और मुस्कुराते हुए अपने आदमी से बोला, तो बताओ कहाँ है वो दोनों। उसकी बात सुनकर उन्हीं लोगों में से एक आदमी आगे आया और उससे बोला, राका बॉस, वो दोनों हमारी कैद से छूट गए हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, वो यहाँ से बचकर कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं कहीं है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। उनकी बात सुनकर राका गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर बोला, अबे साले, जल्दी से ढूंढो दोनों को। उन दोनों की जान की जितनी कीमत हमें मिली है इतनी हमें आज तक नहीं मिली, इसीलिए उन दोनों का मरना बहुत जरूरी है। अगर वो हमारे हाथ नहीं लगे तो मैं तुम सब लोगों को जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग डर के मारे ऋषभ और मानवी को इधर उधर ढूंढने लगे। तो ऋषभ मानवी को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। वहीं एक आदमी ने ऊपर जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला, तो ऋषभ ने जिस आदमी को बंद किया था वो बाहर निकल आया और अपने आदमियों के साथ नीचे आने लगा। वहीं ऋषभ मानवी को लेकर मेन रोड तक पहुंच गया था। वो वहां से बाहर जाने वाला था कि नीचे आ रहे उस आदमी की नजर ऋषभ और मानवी पर पड़ गई और वो वहीं से चिल्लाते हुए बोला, बॉस, वो रहे, पकड़ो, भाग रहे हैं वो दोनों। उसकी बात पर सबकी नजर ऋषभ मानवी पर गई। वहीं ऋषभ ने उसी आदमी को गन जो उसने उसे बाथरूम में बंद करते वक्त उससे ले ली थी, उस पर फायर कर दी, जिससे उसके पैर में एक गोली लग गई। तो कुछ गुंडे उनकी गोली से बचने के लिए वहीं इधर-उधर छुप गए। वहीं उन लोगों ने फायर करना शुरू कर दिया था। वहीं उन लोगों के इस तरह छुपने से ऋषभ जल्दी से मानवी के साथ बाहर निकलने लगा, तो वो लोग भी उसके पीछे-पीछे भागने लगे। ऋषभ मानवी को लेकर एक गाड़ी के पास आ गया, जो कि लोग थी, तो ऋषभ गन से उन लोगों पर फायर करने लगा। वहीं मानवी गाड़ी ओपन करने की कोशिश करने लगी, जो कि हो नहीं रही थी। तो मानवी ने अपने बालों से अपने हेयर फन को निकाला और उसे डोर खोलने लगी। वहीं ऋषभ गन में अब एक ही गोली बची थी। वहीं राका बहुत गुस्से में आ चुका था, क्योंकि ऋषभ ने अकेले ही उसकी नाक में दम कर दिया था। इसीलिए उसने जैसे ही ऋषभ को किसी और पर निशाना लगाता देखा तो जल्दी से ऋषभ के हाथ पर गोली चला दी, जो कि ऋषभ की बाजू को छूते हुए निकल गई। पर दर्द की वजह से ऋषभ के हाथ से गन छूट गई। वहीं बाकी के लोगों ने आकर ऋषभ को पकड़ लिया, तो मानवी ने गुस्से में आकर वहीं पास पड़े डंडे को उठाया और उन लोगों को मारने लगी, जिसे देख राका ने गुस्से में आकर अपने कदम मानवी की ओर बढ़ा दिए और मानवी को पकड़ लिया। तो मानवी उसकी कैद से छूटने के लिए छटपटाते हुए उसे मारने लगी, जिसे राका ने गुस्से में आकर दोनों हाथों को पकड़ लिया और गुस्से में बोला, साली, मुझे मारती है, बहुत हाथ पैर चलाती है, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू हाथ चलाना तो दूर, चलने लायक भी नहीं रहेगी। वैसे भी अपुन का दिल तो
बहुत पहले ही तेरी खूबसूरती पर आ गया था, तो अब देर किस बात की, शुभ काम में देरी क्यों। इतना कहकर मानवी की कमर में हाथ डालते हुए एक हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए सभी के सामने उसे किस करने की कोशिश करने लगा। वहीं ऋषभ, जिसे किसी का भी मानवी को छूना गवारा नहीं था, वहीं पर राका की ऐसी हरकत ने उसे गुस्से में पागल कर दिया। उसने सभी को जोर से झटक दिया, जिससे सभी लोग दूर जा गिरे और राका के पास आकर उसने मानवी को अलग करते हुए उसे बेहिसाब मारने लगा, जिससे राका के मुंह से खून आने लगा। वहीं राका के और आदमी ऋषभ को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे कि तभी पीयूष पुलिस को लेकर वहां आ गया, जिससे कुछ लोग तो डर के मारे भाग निकले और कुछ पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे। साथ ही वहीं पर फायरिंग भी होने लगी। पीयूष और पुलिस ऑफिसर ने आगे बढ़कर ऋषभ को राका से दूर करने की कोशिश की, तो ऋषभ ने सभी को दूर झटक दिया और गुस्से में राका को मारते हुए बोला, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, तूने उसे हाथ पे कैसे लगाया, मेरी मानवी को छुआ भी तो कैसे तूने, वो मेरी बीवी है, उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है और तूने मेरे सामने मेरी बीवी को हाथ लगाया। आज तुझे जान से मार दूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तेरे हाथ कभी किसी को छू नहीं पाएंगे। इतना कहते हुए वो उसे लात घूंसों से बेहिसाब मारे जा रहा था। पीयूष और इंस्पेक्टर को छुड़ाने पर भी वो राका से अलग नहीं हो रहा था। वहीं राका के मुंह से 2 दांत भी टूट चुके थे, वह खून से लहूलुहान हो चुका था। अपने शरीर को संभालने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। वहीं ऋषभ के चेहरे और कपड़ों पर भी राका का खून आ चुका था। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर बैठा शख्स ऋषभ को राका को मारते हुए देख रहा था, साथ ही गुस्से में अपने दांत भी पीस रहा था। उसने एक बॉक्स खोलकर अपनी गन निकाली और उसने गोलियां डालकर साइलेंसर फिट करने लगा। वहीं मानवी ऋषभ के इस रौद्र रूप को देखकर डर गई थी। उसने अभी तक ऋषभ को इस तरह के रूप में नहीं देखा था। हालांकि ऋषभ उस पर भी गुस्सा हुआ करता था, लेकिन वो गुस्सा एक लिमिट में रहता था। दोनों के बीच नोक-झोंक भी होती थी और ऋषभ उसके सामने मुस्कुराता भी था, लेकिन इस वक्त ऋषभ महादेव का रुद्र रूप लग रहा था, जो किसी की भी जान ले ले। तभी पीयूष मानवी के पास आया और मानवी से बोला, भाभी रोकिए सर को, अगर सर इसी तरह उसे मारते रहे तो वो मर जाएगा और सर के लिए बाद में मुश्किल होगी, इसीलिए प्लीज आप उन्हें रोकिए। तो मानवी घबराते हुए बोली, लेकिन मैं कैसे, वो तो आप लोगों की भी बात नहीं मान रहे, तो फिर मेरी कैसे मानेंगे। तो पीयूष उसे समझाते हुए बोला, इस वक्त आप ही उन्हें रोक सकती है, क्योंकि वो इस तरह इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि उसने आपको छुआ है, आपके करीब आने की कोशिश की है। वो आपको लेकर इतनी पजेसिव है कि किसी को आपके इर्द गिर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर उसने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है, इसीलिए आप ही उन्हें रोक सकती है, वरना सर इसकी जान ले लेंगे। तो मानवी हाँ में सिर हिलाकर ऋषभ के पास आई और ऋषभ से बोली, रुक जाइए ऋषभ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर आप उसी तरह मारते रहे तो वो मर जाएगा, इसलिए प्लीज रुक जाइए। तो ऋषभ फिर भी उसकी नहीं सुनता, तो मानवी उसे अपनी कसम देते हुए बोली, रुक जाइए ऋषभ जी, आपको मेरी कसम। तो ऋषभ के हाथ रुक गए और वो पलट कर मानवी की ओर देखने लगा। वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस वाले राका को अपने साथ ले जाने लगे। वहीं ऋषभ मानवी को देखते हुए उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो मानवी नाम में सिर हिला दिया और फिर एकदम से ऋषभ के गले लग गई। वहीं ऋषभ को मानवी से इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, वो हैरान रह गया। फिर मुस्कुराते हुए उसने भी उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वहीं दूर खड़ी कार का विंडो हल्का सा नीचे हुआ, उसमें से ग्लव्स पहने एक हाथ बाहर आया, जिसके हाथ में साइलेंसर लगी गन थी और उसने फायर कर दिया। तभी ऋषभ की नज़र जैसे ही उस तरफ गई, उसने एकदम से मानवी को अपने से दूर कर दिया, लेकिन वो खुद वहां से हटता उससे पहले ही वो गोली उसकी चेस्ट में आकर लग गई और वो अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए नीचे गिर गया। वहीं वो गाड़ी जल्दी से वहां से आगे बढ़ गई। आवाज न होने के कारण पुलिस और पीयूष को पता नहीं चला। जैसे ही इन्होंने ऋषभ को गिरते देखा तो वो दौड़कर उसके करीब आए। वहीं मानवी ने जब ऋषभ की चेस्ट से खून निकलते देखा तो वो घबरा गई, जिसके बाद पीयूष और मानवी सभी मिलकर ऋषभ को हॉस्पिटल ले गए। लेकिन ऋषभ की इस हालत के बाद वही रात में कुछ न कुछ होने के कारण मानवी का सर चकरा गया और वो बेहोश हो गई। तो डॉक्टर ने उसे दूसरे रूम में एडमिट कर ड्रिप लगा दी। वहीं 2-3 घंटे बीत जाने के बाद ऋषभ का पूरा परिवार भी आ चुका था, क्योंकि जब पीयूष ने ऋषभ की किडनैपिंग के बारे में शिवम जी को बताया था, तब जानवी जी ने पीयूष की सारी बातें सुन ली थी, जिससे वो शिवम जी के साथ आने की जिद करने लगी। तो दादा दादी और दीपिका को भी उनके चेहरे पर परेशानी देखकर कुछ न कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया था, जिससे सभी लोग शिवम जी के साथ आने के लिए निकल गए थे। ऑपरेशन थिएटर की डोर खुलने की आवाज से मानवी अपने ख्यालों से बाहर आई और डॉक्टर्स को देखने लगी, जो कि अंदर से बाहर आ रहे थे। सभी लोग उठकर डॉक्टर के पास आ गए और उनके बोलने का इंतजार करने लगे।
तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।